रूस यूक्रेन युद्ध में आपको टैंक, तोप, मिसाइलें, गोला बारूद सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। कैसे एक चिंगारी ने इस पूरे इलाके को बारूद बना दिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूक्रेन की आज़ादी और उसके बाद यूक्रेन पश्चिमी यूरोप, रूस और अमेरिका के बीच ग्रेट गेम में फंसा रहा। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और बोल्शेविक क्रांति के बाद यूक्रेन को लेकर पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच साजिशें चलती रहीं और युद्ध होते रहे। यूक्रेन तब भी फुटबॉल बना था और अब भी फुटबॉल है, मगर अब तो आग का गोला बन चुका है। सवाल उठता है कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन को लेकर इतना लगाव क्यों है। वो क्यों चाहते हैं कि कीव हमारे पास रहे। कई सारी कहानियां कही जाती है कि नेटो आ गया, नेटो की वजह से वो अब असुरक्षित महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अब पश्चिमी यूरोप के दखल से वो परेशान है, मगर इसके इतर भी कई कहानियां चलती हैं। यह रोग बहुत पुराना है, ये कहानी बहुत पुरानी है। आज शुरुआत हम वहीं से करेंगे। शुरुआत करेंगे हम जिस व्यक्ति ने इस पूरे इलाके में, जिसे लेकर पुतिन सपना देखते हैं, रूस, बेलारूस और यूक्रेन एक साथ हो, मॉस्को, मिन्स्क और कीव एक साथ रहे, ईस्टर्न स्लाव जो जाति है वो एक साथ रहे। यह फितूर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कैसे आया, इसे लेकर कहानी कही जाती है कि इस पूरे इलाके की स्थापना जिसने की थी उनका नाम था व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट ने इस पूरे इलाके में ईस्टर्न स्लाव जाति के साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे रूडिक डायनेस्टी या कई लोग रूरिक डायनेस्टी भी कहते हैं। 980 ईस्वी से लेकर 1015 तक उनका राज रहा और उन्होंने इस पूरे इलाके में ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया और ईस्टर्न स्लाव जाति का भी राज स्थापित किया। कीव से वो राज किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि व्लादिमीर द ग्रेट और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या रिश्ता है, इसे लेकर क्या कहानी है। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर को तब क्या पता होगा। ये नाम बड़े काम की चीज है और ये नाम वाला ही तो बदनाम है। दोनों ही कहानियां नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। अब होता क्या है कि देखिए, रूस के कानून के मुताबिक पुतिन 2 बार राष्ट्रपति रह लेते हैं और राष्ट्रपति का पद छोड़ना होता है। फिर करते क्या है कि अपने मित्र जो समय प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव, उनको रूस का राष्ट्रपति बना देते हैं, मगर उनके दिल में इच्छा थी कि हम वापस सत्ता पर काबिज हों। अगर इस तरह आप दोबारा से वापस आना चाहते हो तो आपको देश की जनता में एक नैरेटिव सेट करना होता है कि देश की जनता कहे कि पुतिन हमारे लिए जरूरी है। वो जरूरी क्यों होते हैं, उसे लेकर फिर चर्च की एंट्री होती है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने विवाद हैं उन विवादों में चर्च का बड़ा योगदान है। आज भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जो चर्च हैं वो बहुत सारे चर्च रूसी समर्थित हैं। अब होता क्या है, इसमें मोंग सेवनुको की एंट्री होती है। सेवनुको एक चर्च का उपदेशक भी है और रसिया में वो धर्मगुरु भी है और वह पुतिन का दोस्त भी है। अब सेवनुको एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है पूरे रूस में। वह कहता है और बार बार हर जगह घूम घूम कर कहता है कि जो रूस से प्यार करता है उसे व्लादिमीर से प्यार करना चाहिए। व्लादिमीर द ग्रेट के बारे में हालांकि कहता है, लेकिन निशाना उसका व्लादिमीर पुतिन को लेकर है। व्लादिमीर द ग्रेट का वो जमाना था जब ये इस पूरे इलाके को कहा जाता है गोल्डन एज, स्वर्ण युग। बार बार लोग इस पूरे इलाके में याद करते हैं और यूक्रेन में तो उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हैं। आगे बताएंगे उनको सेंट व्लादिमीर द ग्रेट भी कहा जाता है।
तो शेवनुको की एंट्री हो जाती है और शेवनुको इस तरह से व्लादिमीर को लेकर पूरे रूस में एक अलग जगाना शुरू कर देता है। उसके बाद 2012 में रूसी संसद को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं व्लादिमीर द ग्रेट का सपना पूरा करना चाहता हूं। मेरी जीवन की इच्छा है कि मैं रूस के उसी वैभव को लौटाऊं जो वैभव व्लादिमीर द ग्रेट के समय था। यूक्रेन डर जाता है और रूस के लोग खुश हो जाते हैं। व्लादिमीर द ग्रेट के सपने को पूरा करने का मतलब है कि इस इलाके को एक साथ मिलाकर रखा जाए। और इस दौरान ये 2009 में शुरू हुआ था व्लादिमीर द ग्रेट और व्लादिमीर पुतिन को जोड़ने की कहानी। इस दौरान एक इतिहासकार कह लें या पत्रकार कह लें, दार्शनिक कह लें, इवान अलेक्जेंडर इलियन, दोनों ही पुकारा जा सकता है, वो बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस से भगा दिया गया था और हिटलर के जर्मनी में रह रहा था। अब सेवनुको क्या करता है कि अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इवान एलियन की लिखी हुई चीजों को इतिहास बताता है और उसे पूरे रूस में प्रचारित किया जाता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि रूस को ना कम्युनिस्ट चाहिए, ना लोकतंत्र चाहिए, एक ऐसा शासन चाहिए जिसमें एक चुना हुआ अधिनायकवादी शासन करे। तब कहा जाता है कि इवान एलियन जैसा राष्ट्रवादी ने पुतिन के बारे में कहा था। अब इवान एक और बात कहा होता है, वो कहता है कि जो भी यूक्रेन को रूस से अलग करने के बारे में सोचता है वह रूस का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब इवान एलियन की ये बातें पूरे रूस में पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है, तो फिर यूक्रेन डर जाता है। पुतिन 2009 में ज्यूरिख जाते हैं इवान एलियन के कब्र पर और वहां से उसके अवशेष लाकर मॉस्को के म्यूजियम में रखवाते हैं। अब कहानी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से व्लादिमीर द ग्रेट के सपने को पूरा करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को आगे किया गया और किस तरह से इतिहासकार, दार्शनिक, चर्च के उपदेशक, धर्मगुरु सबका एक कॉकटेल बनाया गया। इससे अच्छा कॉकटेल कुछ भी नहीं होता है किसी भी देश के नागरिक को समझाने के लिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। अब मैं इतिहास के साथ साथ जोड़कर आपको व्लादिमीर पुतिन के बारे में बताते चल रहा हूं कि व्लादिमीर द ग्रेट की कहानी और व्लादिमीर पुतिन की कहानी जोड़ने के पीछे रूस में मंशा क्या है। आपको याद है मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि 2013 में यूरोप और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौता होना था नवंबर में। उससे पहले ही जुलाई में व्लादिमीर पुतिन यानुकोविच के समय जो रूस समर्थित राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, पहुंच जाते हैं कीव में और सीधे व्लादिमीर द ग्रेट की प्रतिमा के पास जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि हमारी जाति एक है, धर्म एक है, भाषा भी करीब करीब एक है, इसलिए हम एक हैं। मैं फिर आपसे कहने आया हूं कि हम लोग एक हैं और हम लोगों को एक रहना चाहिए। उसी दिन फिर शाम को कहते हैं कि ईश्वर यही चाहता है कि यूक्रेन और रूस एक साथ रहे। और जब ईश्वर की मर्जी है तो ईश्वर की मर्जी के आगे दुनिया में किसकी मर्जी चली है। तब भी यूक्रेन के लोग डर गए थे। ये तो हुआ सपना कैसे व्लादिमीर पुतिन ने उस इलाके में लोगों को दिखाना शुरू किया कि व्लादिमीर द ग्रेट क्या चाहते थे। धर्म का इस्तेमाल यूं हुआ कि इस इलाके में जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, जो एक धर्म कहा जाता है, वो व्लादिमीर द ग्रेट ही लेकर आए थे। उससे पहले इस इलाके में मूर्ति पूजा होती थी, तरह तरह के मंदिर हुआ करते थे, अब उसे किसी भी धर्म का नाम दे दीजिए। लेकिन व्लादिमीर द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि वो बैजेंटाइन की एक राजकुमारी के प्यार में पड़ गए थे, इसलिए ईसाई बने, क्रिश्चियन बने। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने महान हो गए थे कि उन्हें लगता था कि मुझे एक धर्म की ज़रूरत है और उस धर्म को हम इस इलाके में बढ़ाना चाहते हैं।
फिर उन्होंने तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, इस्लाम के लोग आए तो वहाँ कहा गया कि शराब इसमें आपको नहीं पीना होगा। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है कि स्लाव लोग शराब छोड़ दें, अगर शराब के बिना शाम का आनंद ही क्या है। फिर यहूदी आए, यहूदियों को उन्होंने भगा दिया कि तुम जब यरूशलेम ही हार गए इस्लाम के आगे तो तुम्हारे भगवान इतने कमज़ोर हैं, मैं यहूदी कैसे बनूं। लेकिन कहा जाता है कि जब उन्होंने यहाँ पर कंस्टेंटिनोपल, जिसे हम लोग कस्तुनिया भी कहते हैं, और आजकल ये इलाका टर्की है जिसे हम आज का इस्तांबुल कहते हैं, वहाँ पर जब उन्होंने हमला बोला था तो कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने चर्च की भव्यता देखी और चर्च में जिस तरह के पूजा पद्धति थी उसे देखा तो उन्हें लगा कि यह रॉयल रिलीजन है, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लिया। और तब इस पूरे इलाके में ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हो गया। और वही कह रहे हैं कि आज जो पुतिन की ताकत है वही ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं। अब तो ये हो गया व्लादिमीर पुतिन के समय की कहानी कि आखिर ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ। ये झगड़े का जड़ जो है वो धर्म है और चर्च है, और वो पुराना वैभव है जो पुतिन पाना चाहते हैं यूक्रेन के जरिए। क्योंकि व्लादिमीर द ग्रेट जो थे, वो जो नोवरोड है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वही फाउंडेशन बना मॉस्कोइट्स का, और जो मॉस्को बना वो वहाँ के वो प्रिंस थे, और बाद में उन्होंने भाई को मारकर वह कीव के प्रिंस बने थे व्लादिमीर द ग्रेट। तो कीव से उनका जुड़ाव है, और नोवोग्रोड जो मॉस्को का फाउंडेशन है उससे उनका जुड़ाव है। इसलिए वो इतिहास को जोड़कर पुतिन जो हैं वो देखते हैं। तो इतिहास भी एक बड़ी समस्या है, व्लादिमीर द ग्रेट के समय का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कीव हार क्यों नहीं रहा है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि 24 घंटे के अंदर ही रूस इतनी बड़ी ताकत है कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा। आज मैं आपको बताता हूं कीव को हीरो सिटी कहा जाता है, बहादुरों का शहर। वैसे हीरो सिटी जो नाम पड़ा है वो वर्ल्ड वार सेकेंड में पड़ा था, लेकिन यह लड़ाकों का शहर बहुत पहले से रहा है। जब चंगेज खान का सपना था इस इलाके में राज करने का तो उसने हमला किया। वो जीतते जीतते 1240 में उसका जो ग्रैंड सन था, पोता बातू खान, वो कीव पहुंचा था, और उसने 2 साल तक इंतजार किया। कीव का वैभव इतना भव्य था कि वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कहा जाता है कि उस समय 50,000 की आबादी थी कीव की, और लड़ते लड़ते 2000 बूढ़ी महिलाएं और बच्चे बचे थे कीव में उस वक्त, क्योंकि जो भी व्यक्ति था सबने लड़ते लड़ते जान दे दिया था। उस कीव को इतनी आसानी से रूस कैसे जीत सकता है। तभी मैं कहता हूं कि कीव को जीतना इतना आसान नहीं है। कीव ने हमेशा फाइट ही किया है। जितने लोग थे, इधर पोलैंड वाले, इधर लिथुआनिया, लाटविया, ये जो थे ये भी हमला करते रहते थे, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ इलाका था। इसलिए कीव इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। कीव ने चंगेज खान के ज़माने में भी 1242 में भी बर्बादी चुनी, मगर सरेंडर नहीं चुनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहादुरों का शहर है, हीरो सिटी है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों तक फिर यहां पर मंगोलों का शासन रहा। धीरे धीरे मंगोल भी डिसइंटीग्रेट कर गए, और अब जो असली कहानी शुरू हुई 1654 में। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि लिथुआनिया और पोलिश कॉमनवेल्थ का शासन था, और इस इलाके में शासन था, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इनकी सेना काफ़ी मजबूत थी। उस वक्त मॉस्को में जार्डम था, जार का शासन था, और यहीं पर कहते हैं कि कोसाक हुटमैन जो साम्राज्य का संस्थापक था, वो एक इनका सैनिक था जिसे मॉस्को ने अपने में मिला लिया। और इस इलाके में जो ये कॉमनवेल्थ था, लिथुआनिया पोलिश कॉमनवेल्थ, उसके अत्याचारों से यूक्रेन के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो पीजेंट रिवॉल्यूशन हुआ, इस इलाके में पहली किसान क्रांति हुई, और उसने
रूस के जार की मदद से ये जो कॉमनवेल्थ की आर्मी थी उसे भगा दिया और कोसाक हेटमैन साम्राज्य की स्थापना की। ये काफी पहले से 1648 से शुरू हो गया था, लेकिन 1654 में उसने इनसे बचने के लिए मॉस्को से पेरियास्लाव की संधि की। ये पेरियास्लाव जो है ये विवाद का सबसे बड़ा जड़ है। अब 1654 में कोसाक हेटमैन ने रूस के जार से संधि की थी कि यूक्रेन और रूस एक साथ रहेगा। रूस के लोग आज भी मानते हैं कि पेरियास्लाव संधि के अनुसार ये इलाका हमारा है। और आपको याद होगा कि निकिता क्रुश्चेव ने 300वीं वर्षगांठ मनाई थी, फिर युकोनोविच आए यहाँ पर, रूस के समर्थित राष्ट्रपति, उन्होंने 350वां उस पेरियास्लाव संधि की वर्षगांठ मनाने की कोशिश की, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस संधि के जरिए हम लोग जुड़े हुए हैं। अब वो उसमें संधि में था क्या? संधि में था ये कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय रूस के जार्डम के पास रहेगा और बाकी हमारा कानून यहाँ चलेगा, हमारा शासन चलेगा। लेकिन धीरे 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 ये खत्म होते चले गए और 1781 तक आते आते ये रूस और यूक्रेन जो है एक पार्ट हो गए। रोमनोव साम्राज्य का उदय होता है और फिर पीटर द ग्रेट का शासन शुरू होता है। पीटर द ग्रेट जो है वह इस भूभाग पर शासन करने वाला, सबसे लंबा शासन करने वाला शासक है और सबसे महान शासक माना जाता है। अभी भी पुतिन हो सकता है कि स्टालिन से ज्यादा लंबे समय तक शासन कर लें, मगर पीटर द ग्रेट को बीट कर पाना पुतिन के लिए आसान काम नहीं है। 40-42 सालों तक उन्होंने शासन किया था और वही कहे थे वो, उस समय भी यूक्रेन को लेकर भारी विवाद था, तब वो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन हमारा माथा है, यूक्रेन हमारा दरवाजा है, ब्लैक सी के लिए भी और यूरोप के लिए भी। तो रोमनोव साम्राज्य के समय भले ही यूक्रेन को मिला लिया गया हो पूरी तरह से, मगर विवाद तब भी था, तभी पीटर द ग्रेट ने यह बात कही थी। तो मैंने आपको बताया किस तरह से व्लादिमीर द ग्रेट से इंस्पिरेशन लेकर, उस समय के पुराने झगड़े से लेकर, कोसाक हेटमैन साम्राज्य मंगोल आक्रमण होते हुए और पीटर द ग्रेट से लेके अलेक्जेंडर वन तक इस पूरे इलाके में पश्चिमी यूरोप और रूस के बीच झगड़ा रहा और यूक्रेन इस पूरे झगड़े में केंद्र रहा, क्रीमिया भी कुछ हद तक। यही झगड़ा आज भी जारी है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इससे पीछे की कहानी और इसके आसपास की कहानी, जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चल रहा था और दिमाग ग्रेट ब्रिटेन का था। देखते रहिए हमारे साथ रूस यूक्रेन को लेकर पर्दे के पीछे की कहानी।